हेलो डियर माय स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में मैं आपके लिए लाया हूं नंबर सिस्टम का 5वां भाग। आज के सेशन में हम लोग जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याओं का डिस्कशन करेंगे उसमें से सबसे पहले है संपूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कंप्लीट नंबर्स। सेकंड आपकी जो नंबर्स है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। नेक्स्ट आपका है काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है आपकी रामानुजम संख्याएं, और उसको इंग्लिश में रामानुजमिक संख्याएं ही बोलते हैं, रामानुजम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपकी है सम्मिश्र संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। आपको ये मेरी सलाह है कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज की जो संख्याएं हैं कुछ विशेष संख्याएं इस वीडियो में ली गई हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। संपूर्ण संख्याएं बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। और इससे पहले हम नंबर सिस्टम के 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। लगातार हम जो है संख्याओं के वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। शुरुआती जो आपके वीडियोस थे उसमें हमने जो आम संख्याएं आप लोग पढ़ते हैं, जो सभी जगह उपलब्ध हैं, लेकिन आज का ये वीडियो में जो संख्याएं हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी जगह आपको ये संख्याएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपको ये संख्याएं, जो विशेष संख्याएं हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं संपूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या लेते हैं? संपूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट नंबर। क्या बोलते हैं? कंप्लीट नंबर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर्स है ये। तो सबसे पहले हम लोग जाने कंप्लीट नंबर्स को। इसमें कुछ ना कुछ खासियत होंगी, तो उस खासियत को यहाँ पर आपको जानना है। देखिए एक होता है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन करने से पहले हम एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एक आपका होता है गुणनखंड, ठीक है। हालांकि हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे गुणनखंड। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। और इसी को बोलते हैं हम लोग भाजक, ठीक है। सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम, इसलिए गुणनखंड, अपवर्तक और भाजक, ठीक है। इसको फैक्टर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझना है, जैसे हम मान ली सपोज करिए कि हमने ले लिया 2, हमने ले लिया 3, हमने ले लिया 4, हमने ले लिया 5, ठीक है, हमने ले लिया 6। ध्यान दीजिएगा। अब इसके हम अगर फैक्टर की बात करें, या हम यूं कहें कि इसके भाजक की बात करें, इसके डिवाइजर की बात करें, तो इससे आशय जो है वो संख्याएं जो इसको विभाजित करेंगी वो इसके क्या कहलाएंगे? भाजक कहलाएंगे। जिससे इस पे भाग चला जाए वो इसके क्या कहलाएंगे? भाजक कहलाएंगे, या इसके गुणनखंड कहलाएंगे, या इसके क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसके 2 के हम अपवर्तक निकालें या गुणनखंड निकालें तो 1 और 2 आएगा,
ध्यान दीजिएगा। इसके निकालें तो 1 और 3 आएगा, इसके निकालें तो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आ जाएगा। 5 के निकालें तो 1 और 5 आएगा। 6 के निकालें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप ध्यान दें, इसको अगर हम प्लस करें तो क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। इसको प्लस करें तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसको प्लस करें तो हमें 7 मिलेगा। इसको प्लस करें तो 6 मिलेगा और इसको प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ये इनका योग हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर योग निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है। ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं। आप देखिए इन नंबर्स में इस नंबर की कुछ खासियत आपको दिख रही है। खासियत ये दिख रही है कि इसके अगर हम गुणनखंडों का योग कर रहे हैं या इसके अपवर्तकों का योग कर रहे हैं तो ये क्या है? हमको दुगना प्राप्त हो रहा है। किसका? जिस नंबर्स के गुणनखंड कर रहे हैं उस नंबर्स के गुणनखंडों का क्या योग प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है। और 12 इसका क्या है? दुगना है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इसमें खासियत है। तो इस खासियत की वजह से इसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसका नाम है संपूर्ण संख्या। अब इसका मतलब है और भी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें ये खासियत जो है विराजमान होगी, जिसमें ये विशेषता होगी। तो आपको बता दें कि 1 और 100 के बीच में केवल 2 ही संख्याएं ऐसी हैं, और भी 100 के बाद और भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर 1 और 100 के बीच में केवल और केवल 2 संख्याएं हैं जो जो विशेषता ये बता रहे हैं हम, वो विशेषता उसमें पाई जाती है। क्या विशेषता है? कि अगर हम जो है जिन संख्याओं के गुणनखंड निकालें या अपवर्तक निकालें या भाजक निकालें, इसलिए हमने इसको सबसे पहले डिस्कस किया ताकि आपको ये संपूर्ण संख्या अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कंप्लीट नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या का क्या हो? दुगना हो। ठीक है ना? तो वो संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना? अपवर्तक यूज कर सकते हैं, गुणनखंड यूज कर सकते हैं, भाजक यूज कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए हम लोग करें परिभाषित। इसको देखिए करते हैं परिभाषित। आप ये समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको परिभाषित और लिखते हैं इसकी परिभाषा कि ऐसी संख्याएं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों अवलिक गुणनखंडों ठीक है का योग उस संख्या का दुगना हो। संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? यानी आपको यहां से ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों अथवा गुणनखंडों या हम अपवर्तक भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 नाम है इसके। ठीक है ना? भाजकों और गुणनखंडों। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहें तो अपवर्तक भी लिख सकते हैं। का योग उस संख्या का क्या हो? दुगना हो। तो वो संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं संख्या कौन सी? 6। 6 के आप गुणनखंड करिए। 6 के गुणनखंड हो गए क्या? अभी बताए हमने 1, 2, 3 और 6। ठीक है, इनका योग करेंगे तो आएगा 1 + 2 + 3 + 6। तो 6 3 9 2 11 1 12 हो गया, जो कि क्या है? जो कि 6 का क्या है?
बोलो दुगना है। इसलिए ये हमारा जो 6 है वो क्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम 28 दे सकते हैं। 28 के गुणनखंड देखें, 28 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है, 3 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 7 के बाद फिर आप सीधे 14 पर पहुंचेंगे और फिर 28 पर पहुंचेंगे। अब इसका योग कर लें तो योग देखिए, योग हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। देखिए 8 4 12 और 12 7 19, 19 4 23, 2 कितना होगा 25, 1 26 की हासिल 6, 2 2 4 1 5, तो कितना आ जाएगा 56, जो कि क्या है, जो कि 28 का क्या है, बोलो दुगना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि संपूर्ण संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिनके भाजकों का योग उस संख्या का क्या हो, दुगना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संपूर्ण संख्या। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप मान लीजिए। और बहुत ही, मैंने आपको बताया कि किताबों में भी, आम किताबों में नहीं मिलती है, और आम जो है ऑनलाइन में भी आपको यूट्यूब जो चैनल है उसमें जो है नंबर सिस्टम में वही आपको जो सामान्य संख्याएं हैं वो मिलती हैं। इसलिए हम ये आपका वीडियो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी जो कंप्लीट नंबर है वो आपका इस तरह से इसको डिफाइन करा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको संपूर्ण संख्या क्लियर हो गई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से 100 के बीच में केवल और केवल जो है ये 2 नंबर्स हैं, 6 और 28, जो ये संपूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग संपूर्ण संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट संख्या हमारी है, इसको हम लोग करते हैं साफ। अगर आप चाहें तो इसका जो है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर्स लेते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने आपको सारी संख्याएं बताई हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या जिसको हम लोग जो है, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक जीवन का मतलब है ये हम जो है, जो भी आम दिनचर्या में, आम जीवन में, व्यापार में, ठीक है, जो भी संख्या यूज करते हैं, ठीक है, वो सब सारी क्या करते हैं, वास्तविक संख्या। या यूं कहें कि एक साधारण से साधारण जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में जो भी संख्या यूज करता है वो वास्तविक संख्या यूज करता है। बात समझ रहे हैं। तो अगर इसको हम परिभाषित करें तो इसको हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन से, यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, अगर हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो उससे जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। या यूं कहिए कि जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ रखी उन संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या परिमेय है और यह अपरिमेय है, इसके अलावा कोई संख्या वो नहीं है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात करें, ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय हैं। बात समझिए। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो ये भी परिमेय है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो ये भी आपके क्या है, परिमेय है। ये सारी सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। अब प्राकृतिक के अंदर ही आपकी भाज्य है,
और प्राकृतिक के अंदर ही आपकी क्या है, अभाज्य है, और प्राकृतिक के अंदर ही आपकी क्या है, सम है और विषम है। ठीक है, बोलो, समझ रहे हैं। और ये सारी संख्याएं क्या है बेटे, ये सारी संख्याएं हैं परमेय, ठीक है ना। और एक संख्या है आपकी है अपरमेय। तो जब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर दें, मिला दें, ठीक है, तो इस तरह से जो संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा। तो कई तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन अब इनको प्राकृतिक और पूर्ण पूर्णांक को लिखने की बजाय हम अगर एक शब्द यूज करें, परमेय, क्योंकि ये सारी की सारी सभी संख्याएं क्या हैं, परमेय है। प्राकृतिक तो है ही है, परमेय भी है, पूर्ण तो है ही है, वो परमेय भी है, पूर्णांक तो है ही है, परमेय भी है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो देखिए, यहाँ से हमने किया परिभाषित इसको, और ये लिखा इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा लिख रहे हैं, परमेय तथा अपरमेय। ठीक है, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं से, संख्याओं के समुच्चय से परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय से, या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बोलिए, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अगर थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट भाषा में समझें तो आर बराबर क्या है, देखिए आप लोग सभी जानते हैं परमेय को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हम अपरमेय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम जो है इसका यूनियन कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लीजिए, यूनियन, यूनियन मतलब संघ, दोनों को मिला देना। ठीक है ना, और इरेशनल, तो इसको हम आई से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये है क्या, परमेय, और ये है हमारी अपरमेय। यूनियन मतलब संघ होता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन। तो इन दोनों को मिला देने पर जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये क्या है, वास्तविक संख्या। इस तरह से इसको सिंबल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से आपकी ये संख्या, अब एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर हम √2 -3/2 1/2 √7 एटसेट्रा। ठीक है, ये सभी के सभी। ठीक है, हम इस तरह से होल नंबर भी ले सकते हैं। हमने ले लिया 5, ठीक है, हमने ले लिया क्या 3, हमने ले लिया 3/7 एंड सो। ये सभी के सभी क्या हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे बटे में हो चाहे रूट में हो, क्योंकि सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी कोई ना कोई संख्या परमेय है या अपरमेय है। तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको वास्तविक संख्या क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आपको अगली संख्या की ओर ले चलते हैं, और अगली संख्या के रूप में है काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप, 1 2 3। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है हमारा काल्पनिक, जैसा कि उसका नाम ही है। ठीक है ना, यानी काल्पनिक या इमेजिनरी, या इसी को हम लोग जो है अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक ना हो वो क्या है, अवास्तविक है। जो वास्तविक यानी संसार से रिलेटेड ना हो, जिसको हम लोग केवल सोच सकते हो, जिसकी हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हो,
वो क्या है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना। और आपने देखा होगा ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे, थोड़ा सा लिख लें यहाँ पर, काल्पनिक। ठीक है, इसी को हम लोग अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। ये इसको अवास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या ना हो। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं साधारण सी परिभाषा इसको बना सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक, संख्याएं ना हो। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सी परिभाषा है, जो काल्पनिक, अब आप कहेंगे साहब वास्तविक कौन सी नहीं होंगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे काल्पनिक अवास्तविक या काल्पनिक वास्तविक कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, कहलाती हैं। अब देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपने लिया यहाँ पर -√2। ठीक है, अब क्या ये कभी इससे बाहर निकल सकती है, नहीं। आपने लिया √-4, तो क्या √-4 जो है, क्या इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अंडर क्या हो, यहाँ पर 4 हो, तो आप इसका मान क्या कह सकते थे, 2 कह सकते थे। लेकिन इसका मान आप जो है ना तो -2 कह सकते हैं और ना ही +2 कह सकते हैं। बात समझिए। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक नंबर बोलते हैं। और इसको जो है इस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ पर एक आयोटा होता है, आयोटा। ठीक है ना, इसको जो है I² की वैल्यू -1 जो है, ये होती है आयोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं I²। ठीक है, तो I² की वैल्यू होती है -1। और यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करने चलें तो इसको लिख सकते हैं 4 × -1, और -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I²। क्या लिख सकते हैं, I²। और I² को 4 का वर्गमूल 3 हो गया, और इसको हो गया 2I। तो इसका आंसर हो गया √-4 का 2I। तो इस तरह की संख्या जो है वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहां भी आपको I मिल जाए, यूं समझ लीजिए, मोटा मोटा आप यूं समझ लीजिए कि जहां पर आपको क्या मिल जाए, I मिल जाए। ठीक है, और भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, कि एक यहाँ पर होता है आपका संख्या रेखा। ठीक है, हम वास्तविक संख्याओं को भी इसके अनुसार परिभाषित कर सकते थे। संख्या रेखा, संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जिसमें संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वो क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती हैं। हम लोग यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित न की जा सके उसको हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, और सिंपल सा है कि ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं ना हो, काल्पनिक संख्या। कौन सी वास्तविक नहीं होंगी ये आप देख लीजिए। इनको सॉल्व कर पाना इस तरह की संख्याओं का मुश्किल काम है। √-4 हम एक एग्जांपल और लेकर के आपको क्लियर कर रहे हैं। हमने ले लिया √-16। ध्यान दीजिएगा। अब √-16 को भी हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन इसकी हमने कल्पना कर ली कि ये जो है इसको लिखा जा सकता है 16 × -1। आपने अभी भी पढ़ा कि जो I² की वैल्यू है वो क्या है, -1 है, और इसलिए इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो 16 × I² होगा। और 16 का मतलब है 4, और I² को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब है 4I। तो ये इस तरह की जो संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी काल्पनिक संख्या होगी। तो उम्मीद है कि आपको एक सामान्य परिचय जो हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से प्रयास किया जा रहा है, और बहुत ही बेसिक से मैथ्स आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो शिक्षण सूत्र हम लोग अपना रहे हैं
वो अपना रहे हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की तरफ चल रहे हैं। हमने इससे पहले जो 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं वो एकदम सिंपल वे पे और सिंपल संख्याएं यानी बहुत ही सरल संख्याएं जो आम है। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको कुछ विशेष संख्याएं लेकर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और काल्पनिक संख्याओं को आप जो है भली भांति समझ गए होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अब अगली संख्या की तरफ रुख करता हूं और अगली संख्या है, मैं देखिए थोड़ा सा क्रम यहाँ बदलता हूं। मैंने इस संख्या को डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया। अब मैं अब करता हूं इसको डिस्कस, फिर मैं आता हूं इस पर रामानुजम पर, बाद में आएंगे सबसे लास्ट में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं समृद्ध संख्या, ठीक है। थोड़ा सा क्रम जो है मैंने इस तरह से लिख दिया है। लास्ट में रामानुजम संख्या पर आएंगे, क्योंकि क्या है कि समृद्ध संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग लेकर के आएंगे सबसे पहले समृद्ध संख्या। कौन सी संख्या है? समृद्ध संख्या, ठीक है। समृद्ध संख्याएं चूंकि प्लूरल में इसलिए लिखते हैं कि बहुत सी संख्याएं, किसी एक संख्या की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये मिली जुली है, इसमें दो कम से कम 2 संख्याएं हैं या 3 हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। वो कौन सी हैं? तो देखिए समृद्ध यानी कि मिला हुआ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको परिभाषित अगर करना हो तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी हो, ठीक है, मिलकर बनी हो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मिलकर बनी हो। मैं इसको पूरा सेंटेंस कर देता हूं। समृद्ध संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? समृद्ध संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। किससे बनी हो? वास्तविक, और यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं वास्तविक और काल्पनिक, यानी वास्तविक भी हो उसमें और काल्पनिक भी हो, दोनों से मिलकर के बनी हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी समृद्ध संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 + 4i, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? ये है आपकी वास्तविक संख्या। बोलो 2 क्या है? वास्तविक संख्या है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है? ये है आपकी काल्पनिक संख्या, है कि नहीं, जिसको हम लोग अवास्तविक भी कहते हैं। ये है काल्पनिक संख्या। अब ये दोनों से मिलकर के बन गई, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम जो है समृद्ध संख्या, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? समृद्ध संख्या। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल, और भी बहुत सी संख्याएं हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिया, ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा है सेकंड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर हमने लिया 7 + 3i, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपके देख रहे हैं आप, 7 क्या है? वास्तविक संख्या है, और ये क्या है? आपकी काल्पनिक संख्या है। तो ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर के बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते प्यारे बच्चों, उसको बोलते हम लोग समृद्ध संख्या, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अगर आप वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि समृद्ध संख्या को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समृद्ध संख्या भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट संख्या का रूप करते हैं, और नेक्स्ट संख्या के रूप में है रामानुजम
या रामानुजन। ठीक है, कई बार जो है आपको कई जगह रामानुजन मिलेगा और रामानुजम भी मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, रामानुजम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, खास तौर से एग्जाम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि कंपटीशन में आप देख रहे होंगे कि हर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि वो नई नई चीज़ों को समावेशित कर रहे हैं, और उन नई चीज़ों को जब समावेशित होती है और उन नई चीज़ों को जब हम पढ़ते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमसे जो है वो क्या होती है, मिस होती है। तो हमें उन नई चीज़ों को ही पढ़ना है खास तौर से, क्योंकि पुरानी चीज़, लेकिन हाँ ये भी है कि उन पुरानी चीज़ों से ही नई चीज़ों का कोरिलेशन है। अगर हम बेसिक जो नहीं अगर समझेंगे तो फिर हमें जो नई चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई उसको समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं रामानुजम संख्या। ठीक है, रामानुजम संख्या भी कह सकते हैं और संख्याएं भी कह सकते हैं। हालांकि कई किताबों में केवल ये लिखा मिलता है कि 1729 रामानुजम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, क्या 1729? ठीक है ना, 1729 जो है रामानुजम संख्या कहलाती है, केवल ये लिखा मिलता है। तो आप जानते हैं अभी अभी जो है गुजरा है समय कि हम प्रत्येक 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो रामानुजम है ये आधुनिक काल के गणितज्ञ हैं। ठीक है ना, और इन्होंने संख्याओं पर बहुत काम किया है। और जब ये बीमार थे तो प्रोफेसर हार्डी इनको जो है देखने आए थे, और जब प्रोफेसर हार्डी जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी का नंबर, उस कैब का नंबर 1729 था। तब उन्होंने, जब ये बीमार थे लेटे हुए, उस 1729 के बारे में बताया कि इसमें तो कुछ विशेष गुण हैं, और उस विशेष गुण को उन्होंने बताया कि ये विशेष गुण हैं और इसलिए इसकी कुछ खासियत है, इसकी कुछ अलग विशेषता है। ऐसे और भी नंबर्स होंगे जिसमें से ये खासियत होगी। तो चूंकि अब रामानुजम ने उनको दिया था, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग जो है ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, रामानुजम संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर हम लोग हार्डी रामानुजम संख्या भी इसको कहते हैं। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हार्डी रामानुजम संख्या क्या है। तो हार्डी ना नाम इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि प्रोफेसर हार्डी उस समय रामानुजम जी से, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था तो उनसे मिलने आए थे, तो उस वजह से जो है उसको हम लोग हार्डी रामानुजम संख्या भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बताना जरूरी था कि आप थोड़ा सा जो है इसके बारे में, तो क्योंकि रामानुजम ने दी तो उनके सम्मान में संख्या को रामानुजम संख्याएं हम लोग कहने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या विशेषता थी जरा देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूं थोड़ा इंग्लिश में भी, रामानुजम नंबर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखें, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो, ठीक है, घनों यानी क्यूब, घनों के योग के रूप में, घनों के योग के रूप में दो तरीकों से लिखी जा सकती हो, रामानुजम संख्या कहलाती है। रामानुजम
संख्याएं, ऐसा लिख सकते हैं, रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो घनों के योग के रूप में, ठीक है, दो तरीकों से, दो मेथडों से लिखी जा सकती हो, उसको हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। ये तो बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हैं 1729, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं लिखूंगा 1729, ये तो बहुत ही फेमस है। तो आप देखेंगे 1729 को दो तरीकों से लिखा जाएगा घनों के योग के रूप में, ठीक है ना। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो हमने लिखा है यहाँ पर 1729 को क्या, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, ठीक है। आप देखिएगा इसको, 10 का क्यूब 1000 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। तो 1000 और 729 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा हमारा 1729, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1729। तो इस तरह से 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा, और 1 का क्यूब 1 होगा तो इसको प्लस करेंगे तो 1729 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर, वो है हमारा 4104, ठीक है ना। इसको भी दो तरीके से आप लिख सकते हैं। आप देखिएगा दो तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तरीका है 15 का क्यूब और प्लस 9 का क्यूब, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका है वो है 16 का क्यूब, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 का क्यूब। आप करके देख सकते हैं, 15 का क्यूब और 9 का क्यूब और 16 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। एक नंबर और यहाँ पर हम लिख देते हैं, तीसरा जो है वो है आपका कितना, 13,832, ठीक है। इसको भी दो तरीके से लिखा जा सकता है योग के घन के रूप में, ठीक है ना। 13,832 जो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देखिए, ये हमारा एक हो जाएगा 24 का क्यूब। 24 का क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, 24 का क्यूब और जो है 2 का क्यूब, ठीक है। और एक हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 20 का क्यूब और 18 का क्यूब, ठीक है ना। 20 का क्यूब और 18 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दो तरीके से घनों के रूप में लिख सकते हैं। तो इन जिन संख्याओं को हम जो है दो तरीके से घन के रूप में लिखा, योग के रूप में लिख सकते हैं, घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं दो तरीकों से। एक तरीका ये है लिखने का, एक तरीका आपका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका आपका ये, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्याओं को क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्याएं बोलते हैं। बहुत ही एक मैंने बताया आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लें, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और इस तरह से हम लोगों ने आज के सेशन में कुछ विशेष संख्याओं का जो है स्टडी किया, अध्ययन किया, ठीक है ना, जो परीक्षा के लिए, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। इसी कि आपको इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमस्कार।